सुबह का समय था। रसोई में सुधा जी चाय बना रही थी और उनकी बहू आर्या ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। सुधा जी आर्या को धीरे से आवाज देती हैं। आर्या बेटा, नाश्ता बना दो तुम्हारे लिए। सास की आवाज सुन आर्या लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, ऑफिस में कैंटीन है। वैसे भी घर का बना नाश्ता मेरी डाइट में फिट नहीं बैठता। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। सुधा जी बहुत ही शरीफ और सीधी साधी एक घरेलू महिला थी। वो हमेशा बहू, बेटी, बेटा सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। अगर बहू नौकरी कर रही है तो वो घर के काम खुद ही बढ़ चढ़कर संभाल लेती। लेकिन इसके बावजूद भी आर्या की नजरों में उनकी कोई कीमत नहीं थी। किस्मत का ही खेल होता है कि सास अच्छी मिल जाए तो बहू अच्छी नहीं मिलती, और बहू अच्छी मिल जाए तो सास। इन दोनों की कुंडली कभी मैच हो ही नहीं सकती। तभी सुधा जी का बेटा अविनाश अपना बैग लेकर कमरे से बाहर आते हुए अपनी पत्नी आर्या से कहता है, आर्या, मेरी घड़ी कहीं दिखी क्या? पति की बातें सुन आर्या व्यंग में हंसते हुए कहती है, घड़ी? जब टाइम की वैल्यू नहीं है तो घड़ी का क्या करना? वैसे भी तुम तो बस 10-15 हजार में जी लेते हो। मैं भी कमाती हूँ। इस घर में कुछ ढंग का कितनी बार बोला है कि मास्टरी छोड़ो, कोई ढंग की नौकरी ढूंढो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो समय की कदर ही नहीं है। जिंदगी भर गरीब ही रहना चाहते हो। आर्या की बात सुन अविनाश मुस्कुराते हुए कहता है, अपने पैसों का घमंड कभी इतना नहीं करना चाहिए आर्या। दौलत तो वक्त की होती है, पैसों की नहीं। अविनाश की बातें सुन आर्या जोर से हंसते हुए कहती है, ओ प्लीज अविनाश, अब ये तुम अपनी किताबी बातें मत सुनाओ। जब मैं महीने के अंत में 80 हजार लाती हूँ और तुम 15 हजार, तो फर्क साफ साफ दिखता है ना। सुधा और सुरेश जी हॉल में बैठे सब सुन रहे होते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। आर्या की ऐसी बातें वो ना जाने कितनी बार सुन चुके थे। लेकिन सुधा जी, सुरेश जी और अविनाश, ये परिवार ऐसा था कि आर्या की किसी भी बातों को दिल पर नहीं लेते थे। उसे ना समझ समझकर उसकी हर बातें बर्दाश्त कर रहे थे, जो आर्या के लिए सह देने वाली बात थी। अगले दिन संडे था। सब घर पर थे। दोपहर में जब सब लोग खाना खाने बैठे तो सुधा जी ने अपनी बेटी नीतू से कहा, नीतू, जरा दही निकाल ला बिटिया। नीतू जैसे ही उठने को हुई, आर्या ने एक और व्यंग बाण छोड़ते हुए बोला, अरे रहने दीजिए मम्मी जी, ये काम भी मैं ही कर लूंगी। वैसे भी इस घर में सबके काम की जिम्मेदारी मुझ पर ही है। सबकी नजरें आर्या की ओर उठी। नीतू ने धीरे से कहा, भाभी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। अरे नीतू, भले ही तुम सबके सामने कुछ ना कहो, लेकिन मन ही मन तो सोचती होगी ना कि भाभी इतना पैसे कमाती हैं तो अकड़ भी दिखा रही हैं, घर के काम नहीं करना चाहती हैं। बेचारी नीतू भाभी की बात सुन कुछ भी नहीं बोलती है। अपनी माँ को देखते हुए चुपचाप खाना खाने बैठ जाती है। सुरेश जी लगातार आर्या को देखे जा रहे थे। बड़े ही शांत भाव से उन्होंने आर्या से कहा, बहू, हमें पता है इस घर में सबसे ज्यादा तुम कमाती हो, और हमें तुम्हारे ऊपर गर्व भी होता है कि हमारी बहू अपने पैरों पर खड़ी है। लेकिन बेटा, घमंड आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सुरेश जी की बातें सुन, उनके मुंह से अपने लिए घमंड सुन आर्या गुस्से में भड़क जाती है। घमंड नहीं है पापा जी, हकीकत है। इस घर में अगर कोई कुछ अच्छा खाता पीता है, सबके कमरों में एसी चलता है, फ्रिज भरा रहता है, तो मेरी वजह से। वरना अविनाश तो अब भी बीएड में ही अटका है। सबके सामने पत्नी के मुंह से खुद को जलील होते हुए सुन अविनाश का चेहरा उतर जाता है।
बेटे का उदास चेहरा देख सुधा जी की आंखें नम हो जाती हैं। तभी अविनाश ने आर्या से कहा, आर्या, कमाई जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ऊपर है। अविनाश की बातें सुन आर्या उसे चिढ़ाते हुए जोर से हंसती है और हंसते हुए कहती है, इंसानियत से पेट नहीं भरता अविनाश। चलो, ऑफिस निकलती हूँ, वरना तुम्हारे जैसी ही बन जाऊंगी, कुछ कमाने लायक भी नहीं रहूंगी। कहते हुए आर्या चली गई। आर्या के जाने के बाद सुधा जी अपनी आंखें पोंछते हुए अविनाश से कहती हैं, बेटा, कब तक सहोगे ये सब? आर्या का अपने पैसों का घमंड दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो ये वो भी भूल गई है कि तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी पत्नी है। पैसे के चक्कर में तुम्हारा मान सम्मान प्यार सब कुछ भूल गई है। माँ की बात सुन अविनाश गंभीर होते हुए बोला, माँ, मैं भी चाहता हूं कि आर्या अपने स्वभाव को बदले, लेकिन अब उसका घमंड दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि बिना कलेश किए, बिना लड़ाई झगड़ा किए आर्या को अपनी गलती का एहसास हो। अविनाश की बात सुन कुछ सोचते हुए सुरेश जी ने कहा, फिर तो उसके लिए तुम्हें उसे जमीनी हकीकत दिखानी होगी। आर्या शुरू से पैसों में खेलती आई है। गरीबी का एहसास, परिवार, परिवार की कीमत, इज्जत, समाज, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। वो बस इतना जानती है कि पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि बड़े बड़े पैसे वाले भी अपनी हरकतों के चलते अकेले पड़ जाते हैं। कोई भी सच्चा हमदर्द उनके आगे पीछे नहीं रहता। जो रहते हैं वो चापलूस लोग रहते हैं। और इसका एहसास दिलाने के लिए आर्या को जैसा मैं कहूं तुम वैसा ही करो। उसे उन औरतों से मिलना बहुत जरूरी है जो उससे भी ज्यादा हार्ड वर्क करके अपने साथ साथ घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, फिर भी उनके अंदर घमंड नाम की चीज नहीं होती। कहते हुए सुरेश जी अपने एक दोस्त से मिलते हैं। उनकी बेटी रेखा एक एनजीओ में ट्रेनिंग देती थी, सिलाई, मेकअप, ट्यूशन। सुरेश जी ने रेखा को सारी बातें बताते हुए कहा, रेखा, क्या तुम मेरी बहू को आम औरतों की जिंदगी दिखा सकती हो, ताकि उसे एहसास हो सके कि मेहनत की कमाई के साथ साथ परिवार और विनम्रता क्या होती है? रेखा मान गई। अब सुरेश जी को कैसे भी करके आर्या को एनजीओ में और उन झुग्गी झोपड़ी वाली औरतों से मिलवाना था। अब अविनाश की बारी थी। उसने आर्या से कहा, आर्या, मुझे एक एनजीओ में कॉल आया था। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करूं और 10,000 सैलरी भी देंगे। अविनाश की बात सुन आर्या हैरानी से उसे देखने लगी। तो अविनाश ने कहा, मुझे पता है कि 10,000 कम होंगे, लेकिन उन गरीब बच्चों को पढ़ाकर सुकून भी तो मिलेगा ना। अविनाश की बात जैसे ही खत्म हुई आर्या ने कहा, वाह, एक तो दिन रात मैं और पैसे कमाने के चक्कर में पड़ी रहती हूँ, जिसके चलते बुरी तरह से थक जाती हूँ। तुम्हारी तो कोई मदद मिलने वाली है नहीं। ऊपर से तुम अब अपनी वो भी 2 पैसे की नौकरी छोड़ दान पुण्य करने चले हो। चाहते क्या हो तुम? सबके साथ साथ अब मैं तुम्हारे भी खर्च उठाऊंगी, तुम्हें भी जेब खर्च दूंगी। आर्या की बात सुन अविनाश कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर चुपचाप चला गया। 2 दिन बाद अविनाश ने कहा, आर्या, हमारे एनजीओ में गरीब महिलाओं, बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है। वहां की महिलाएं और सब लोगों ने खास करके तुमसे मिलने के लिए कहा है। मैंने तुम्हारी वहां पर बहुत तारीफ की है, इसलिए सब तुमसे मिलना चाहती हैं, तुम्हें देखना चाहती हैं। अपनी तारीफ सुन आर्या खुशी से फूली नहीं समाई। वैसे तो आर्या वहां जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जब अविनाश ने कहा कि खास सब तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उसे अपने ऊपर बड़ा ही गर्व होता है। बिना कुछ सोचे समझे वो जाने के लिए हाँ कर देती है।
अगले दिन आर्या एनजीओ गई। वहां चारों तरफ उसे महिलाओं ने घेर लिया। सब अपनी अपनी बातें आर्या को बताने लगी। तो आर्या को पता चला कि झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं 3 से 4 हजार महीने कमाकर बच्चे को पाल रही हैं। कोई स्कूल में झाड़ू लगाती है तो कोई झोपड़ी में ट्यूशन पढ़ाती है। आर्या ने सबके चेहरे पर खुशी देखी। दिन भर मेहनत के पैसे कमाकर और ऊपर से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाकर बच्चों के साथ सारा काम करते हुए कितनी खुश थी वे सब। ना किसी के चेहरे पर कोई थकान थी, ना ही कोई चिंता। एक महिला ने आर्या से कहा, मैडम जी, आपकी चप्पल कितने की है? बड़ी सुंदर लग रही है। तो आर्या ने बड़े ही गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, 5 हजार की। कीमत सुनकर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हाँ मैडम, इतनी महंगी? मैं तो इतने में पूरे घर का राशन लाती हूँ, महीने भर का। अब आर्या को और भी अपने ऊपर गर्व हुआ। बातों ही बातों में किसी ने कह दिया, मैडम, अविनाश बाबू तो बहुत ही खुश नसीब हैं जो उन्हें आप जैसी पत्नी मिली है। थोड़ी ही दूर पर बैठा अविनाश उनकी बातें सुन मुस्कुरा पड़ा। लेकिन यहां पर भी आर्या को अविनाश के लिए उसका प्यार नहीं दिखा, बल्कि यहां भी वो अपने पैसे का ही रुतबा लेकर बैठ गई और तुरंत ही बोली, हाँ, सही कहा तुमने। अक्सर शादी के बाद पत्नियां नसीब वाली मानी जाती हैं, पति पाकर। लेकिन यहाँ तो अविनाश ही खुश नसीब है जो उसे मेरी जैसी पत्नी मिली है। सारी सुख सुविधा मैंने दे रखी है पूरे परिवार को। सबके कमरों में मैंने एसी लगवा दिया है। खाने पीने की कोई कमी नहीं रखती हूँ। यहाँ तक कि पूरे परिवार का खर्चा भी मैं खुद अकेले उठाती हूँ। नहीं तो अविनाश के इस चिल्लर की कमाई से घर के खर्चे कहाँ चलने वाले हैं। ये अपना खुद का खर्चा उठा ले, वही बड़ी बात है। कहने को तो बड़े ही ताव में आर्या ने अपनी बातें, अपनी बड़ाई खुद ही कर दी। लेकिन आर्या की बात सुन अविनाश का चेहरा उतर गया। सारी औरतें कभी अविनाश को देखती तो कभी आर्या को। उसमें से किसी एक ने कहा, मैडम, हमें तो लगा था कि आप दोनों के बीच में बहुत ही प्यार है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है। बुरा मत मानिएगा, पैसे तो हम भी कमाते हैं, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन हम पति पत्नी मिलकर 15 हजार भी महीने का कमा ही लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। लेकिन कभी भी हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते, चाहे हम कम कमाएं या ज्यादा। पति पत्नी में प्यार के साथ साथ इज्जत भी होना बहुत जरूरी होता है। माफ करिएगा, छोटी मुंह बड़ी बात। चाहे आपके पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन बिना पति के घर और जिंदगी दोनों ही अधूरी होती है। एक अकेली औरत बहुत ऊंचाइयों तक जा सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद अधूरी रहती है, और ये उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम तो आपको पैसों के साथ साथ अविनाश बाबू की तरह दिल का भी अमीर समझ रहे थे, इसलिए आपसे मिलना चाहती थी। लेकिन आपसे बात करने पर पता चला आप तो बस पैसों की अमीर हैं। दिल की तो आप हमसे भी ज्यादा गरीब हो। कहते हुए सारी औरतें उठकर वहां से चली गईं। अचानक से बदले हुए माहौल को देख आर्या को ऐसा लगा जैसे उन औरतों ने उसके मुंह पर जूता भिगा कर मारा हो। हैरानी से आंखें फाड़े वो सारी औरतों को जाते हुए देखती रही। तभी अविनाश उसके पास आकर धीरे से बोला, चलो आर्या, घर चलते हैं। आर्या उठी तो सही, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके चप्पलों पर पड़ी, उसके सैंडल पर लगा हुआ एक एक मोती उसके लिए कांटों के तमाम लग रहे थे, जो उसके पैरों में चुभने लगे थे। यहां आने से पहले जिस सैंडल पर वो शान दिखा रही थी, जाते हुए वो कांटों की तरह लग रहे थे। गाड़ी में बैठे बैठे आर्या अपने ही सोच में खोई रही। बार बार उसके कानों में उन औरतों की आवाजें आ रही थी। आर्या ने सोचा, मैंने एक बार उन औरतों के सामने अविनाश को बोल क्या दी कि वो सब मुझे
इतना कुछ सुनाकर तुरंत उठकर चली गई, जो मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब थी। मेरी बातें सुनने के बाद उनका मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और एक अविनाश है जिसे मैं दिन रात कोसती रहती हूँ, दिन रात ताने देती रहती हूँ, यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी बात बात पर अपने पैसों का घमंड दिखाती रहती हूँ। फिर भी ना कोई कभी परिवार में और ना ही अविनाश ने कभी पलटकर जवाब दिया, ना ही कुछ कहा। हर बार मुस्कुराकर मेरी बातों को टाल देता था। क्या मैं सच में गलत थी? क्या सच में मुझे अपने पैसों का इतना घमंड हो गया कि मैं अपना प्यार, अपना अविनाश, अपना परिवार सब कुछ भूल बैठी हूँ? हर बात में मुझे पैसे दिखाई देने लगे हैं। इतना पैसा कमाने के बाद भी मुझे वो खुशी नहीं मिल रही जो खुशी मुझे उन झोपड़ी में रहने वाली औरतों के चेहरे पर दिखाई दी, जो मजदूरों की तरह दिन भर धूप में काम करती रहती हैं। सच्ची तो कहा उसने मुझसे, अमीर तो वो सभी हैं। क्या फायदा मेरी इतनी कमाई का? क्या फायदा मेरे इतनी मेहनत का, जब मैं अपने पति का प्यार, अपने परिवार का प्यार और सबसे बड़ी बात समाज में मान सम्मान ही नहीं पाऊंगी? तो उसने एक बार फिर से अविनाश की ओर देखा। वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अपनी ओर लगातार आर्या को देखते हुए देख अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ आर्या, परेशान लग रही हो? आर्या के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, अविनाश, मैं तुम्हें इतना कुछ कहती रहती हूँ, तुम्हारे सामने तुम्हारे पूरे परिवार को उल्टा सीधा सुनाती रहती हूँ, तुमने कभी भी मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? अविनाश समझ गया कि उन औरतों की बातों का असर आर्या पर हो गया है। खास करके इसीलिए तो उन औरतों को वहां बुलाया गया था, ताकि वो आर्या को उसकी गलती का एहसास दिला सके। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आर्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरा परिवार भी तुम्हें बेटी की तरह प्यार करता है। इसीलिए तुम्हारी बातों का बुरा लगता भी है। उन्हें तो वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन शायद तुम उनका प्यार नहीं समझ पा रही। बस इतना ही कहूंगा, जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अविनाश की बात सुन आर्या चुप हो गई। अगले दिन सुधा जी जब रोज की तरह किचन में सुबह सबका नाश्ता बनाने गई, तो वहां आर्या पहले से ही मौजूद थी और पूरे परिवार का नाश्ता बना रही थी। आर्या को किचन में देख सुधा जी हैरान थी। उन्होंने कहा, बहू, ये क्या कर रही हो तुम? और तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? पूरे दिन ऑफिस की थकान भी तो रहती है ना। तुम हटो, जाओ, तैयार हो, मैं बनाती हूँ। नहीं माँ जी, बहुत कर लिया आपने। इस घर के प्रति कुछ मेरी भी तो जिम्मेदारी है। पहली बार आर्या के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुन सुधा जी के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो एक टक आर्या को देखे जा रही थी, तो आर्या ने कहा, माँ जी, मैं मानती हूँ कि मैंने पीछे बहुत गलतियां की हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सुधा जी अपने आंसू रोक नहीं पाई। वो प्यार से आर्या को गले लगाते हुए बोली, नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। बस जो बीत गया उसे भूल जाओ। हम में से कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। कहते हुए सुधा जी किचन से बाहर चली आईं। उनके मन में एक खुशी थी कि वो लोग बहू को जो समझाना चाहते थे, उनकी बहू वो समझ चुकी है कि पैसों की कमाई से ज्यादा जरूरी है रिश्तों की कमाई।